बयान नफरती, शिकंजे में मुफ्ती। एक एक तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि सबसे पहले भड़काऊ बयान देने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर यह बड़ी खबर है। भड़काऊ भाषण देने वाला मुफ्ती गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें, मुंबई से मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर आज बड़ी खबर आई, जहां गुजरात एटीएस ने मुंबई आकर गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, मुंबई के घाटकोपर थाने पर मुफ्ती समर्थकों के हंगामे की तस्वीरें अब आपके सामने होंगी, क्योंकि पुलिस को भीड़ को काबू करना भी मुश्किल हो गया। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज हुआ। ये देखिए तस्वीरें। तो लगातार बिगड़ते हालात के बीच ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां हंगामा इस कदर बढ़ गया कि इनको काबू में करना भी मुश्किल हो गया। हालांकि भारी मशक्कत के बाद किसी तरीके से पुलिस इनको काबू में करने में कामयाब रही और इस बीच लाठीचार्ज भी हुआ। रास्ता छोड़िए, नहीं तो आपके ऊपर हम और अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको इस मामले में आपको बता दें, गुजरात के जूनागढ़ में दरअसल भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस ने कल देर रात बड़ी कार्रवाई करके मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ ये कार्रवाई 31 अगस्त को जूनागढ़ में दिए भड़काऊ बयान को लेकर की गई है। पुलिस हिरासत में लिए जाने पर मुफ्ती समर्थकों ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस थाने पर खूब हंगामा किया और रोड तक जाम कर दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। साथ ही थाने से ही मुफ्ती सलमान को अपने समर्थकों को शांत रहने की अपील करनी पड़ी। तो ये जहरीले बोल थे और जिसकी वजह से ये भारी पड़ गए मुफ्ती साहब को और गिरफ्तारी हो गई, जेल जाना पड़ा। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर जूनागढ़ अब पुलिस ले गई है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इनके समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया। बहुत ज्यादा संघर्ष बढ़ गया था पुलिस के साथ, पुलिस को लाठी चार्ज तक का इस्तेमाल करना पड़ा। भड़काऊ भाषण के बाद जबरदस्त बवाल मच गया था। हालांकि बड़ी खबर यही आ रही है कि मुफ्ती को लेकर हंगामे पर पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ पर अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उपद्रव के बाद दंगे भड़काने की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। मुंबई पुलिस ने 6 से 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इस बीच वहां के हालात देखिए, क्योंकि उपद्रव के बाद दंगे भड़काने की धाराओं में एफआईआर को लेकर ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, इस वक्त हालात क्या हैं और साथ ही ये भी कि इस एफआईआर में आखिर क्या क्या लिखा गया? देखिए, जो मुफ्ती सलमान अजहरी के सपोर्टर थे उनको लगातार पुलिस कल हटाने की कोशिश कर रही थी, समझाने बुझाने की घंटों कोशिश की गई, लेकिन पूरा प्रयास असफल रहा। यहां तक कि पुलिस को अनाउंसमेंट करना पड़ा। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर लोग नहीं हटेंगे तो उन्हें बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद भी जब लोग नहीं हटे तो पुलिस ने मुफ्ती से खुद इस बारे में बात की। उसके बाद मुफ्ती, जैसा कि हम तस्वीरों में भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मुफ्ती जो पुलिस स्टेशन की दूसरी मंजिल है, दूसरी मंजिल की खिड़की से आकर बाकायदा माइक के जरिए अपने सपोर्टर से अपील कर रहे हैं कि वहां से हट जाए, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं थे। इसलिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, जिसके बाद में भीड़ तितर बितर हुई और फिर मुफ्ती को लेकर गुजरात पुलिस की टीम पहले मेडिकल के लिए लेकर गई और उसके बाद में देर रात ही कोर्ट में पेश किया गया और 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। फिलहाल जो सपोर्टर्स वहां उपद्रव मचा रहे थे, जो लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे, उन पर राइट्स के सेक्शन लगाए गए हैं। राइट्स के यानी कि दंगा भड़काने की धाराओं के तहत एफआईआर हुआ है। पुलिस का कहना है कि 4 बजे तक बिल्कुल बड़ी कार्रवाई राजीव पुलिस ने की है और मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। कई समर्थकों का हंगामा भी इसके बाद देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, जानकारी देने के लिए। ज्ञानवापी के व्यास जी में पूजा को लेकर अदालत के फैसले से नाराजगी सामने आई। एएसआई की रिपोर्ट के बाद वाराणसी की जिला कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को तौकी रजा ने मानने से इनकार कर दिया है। व्यासजी में 1993 से लगी पूजा पर लगी रोक केवल हटाई गई है। ज्ञानवापी पर फैसला आना बाकी है, लेकिन बरेली मौलाना तौकी रजा को ये सब मंजूर नहीं। अदालत पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस किस्म का माहौल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदुस्तान में बना रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी हालत में मुल्क में फसाद करना चाहते हैं। मौलाना ने मुसलमानों को भड़काते हुए कहा है कि जुमे के दिन वो गिरफ्तारी देंगे, लोग उनका साथ दें।
सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष ने नाराजगी जताई है। अब तौकीर रजा साहब ने कहा कि जेल भरो, जेल भरनी चाहिए। ये लोग मुसलमानों की हमदर्द नहीं है, बल्कि मुसलमानों के गद्दार हैं। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि मौलाना तौकीर रजा ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर भी रजा ने कई सवाल उठाए और इस पर यूपी के पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने एक चिट्ठी जारी कर उन्हें जवाब दिया है। ये वो चिट्ठी है जिसमें लिखा गया है कि बीजेपी के शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी ने हमेशा देश हित के लिए काम किया है। वे देश के सर्वमान्य नेता रहे हैं और आज भी हैं। उन्होंने रथ यात्रा के जरिए देश में न सिर्फ सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया, बल्कि सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के सशक्त प्रयास किए। आडवाणी राजनीतिक शुचिता के प्रतीक हैं। वो कभी समाज और देश को फिरकों में बांटने के पक्ष में नहीं रहे। वो हमेशा कहते रहे हैं कि देश के हर नागरिक को अपनी पूजा पद्धति को अपनाने का हक है, लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से सभी धर्मों या पूजा पद्धतियों को अपनाने वालों को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ बहना चाहिए। आडवाणी जी राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं, अतः उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया जाना निसंदेह प्रशंसनीय है। मौलाना तौकीर अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गुमराह करने का काम न करें। मौलाना तौकीर को अपने पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए। देश का मुस्लिम बहुत समझदार हो चुका है। अब मुस्लिम समाज को झूठी और बेबुनियादी बातों से बरगलाया नहीं जा सकता। और ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता दें, वजूखाना और सील एरिया के सर्वे की मांग को लेकर खबर है। 2022 में सील कर दिया गया था वजूखाना। सुप्रीम कोर्ट ने सील करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज वाराणसी ज्ञानवापी विवाद को लेकर अहम सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी परिसर के वसूखाना और आसपास के सील किए गए इलाकों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2022 में वसूखाना वाली जगह को सील कर दिया गया था। इस मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि वजूखाने में फव्वारे जैसी संरचना एक शिवलिंग है। याचिका में कहा गया है कि सील एरिया के अंदर स्थित शिवलिंगम को कोई नुकसान पहुंचाए बिना शिवलिंगम की प्रकृति और संबंधित विशेषताओं का निर्धारण करने के लिए शिवलिंगम की आवश्यक जांच हो और इसके लिए एएसआई को निर्देश दिए जाएं। एएसआई को खुदाई और दूसरे वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर पूरे सील एरिया का सर्वेक्षण कर अदालत में रिपोर्ट देनी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि शिवलिंगम के क्षेत्र को कृत्रिम दीवार खड़ी करके घेर दिया गया है, जो मूल इमारत से असबंध आधुनिक निर्माण है। इस क्षेत्र का मुसलमानों के लिए कोई धार्मिक महत्व नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार वहां एक कथित फव्वारा है। और सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट का दिन है। बहुमत साबित करेंगे सीएम चंपाई सोरेन। फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे हेमंत सोरेन भी। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड के नए सीएम चंपाई सोरेन आज विधानसभा में विश्वास मत का सामना करेंगे। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन आज फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे। कोर्ट ने 2 फरवरी को उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि राज्यपाल ने 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के लिए समय तय किया है, इसलिए विधानसभा के विशेष सत्र में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। हेमंत को विशेष जज दिनेश राय की कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी। इस बीच झारखंड में सियासी पारा हाई है। विधायकों के टूटने की आशंका के चलते हैदराबाद भेजे गए जेएमएम और कांग्रेस विधायक रांची लौट आए हैं। ये सभी विधायक कल रात सर्किट हाउस में रुके। विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश जारी है। बीजेपी लगातार इस बात का दावा करती रही है कि चंपाई सोरेन के सीएम बनने के बाद भी जेएमएम और गठबंधन सरकार में सब कुछ सही नहीं है। फ्लोर टेस्ट के विशेष सत्र को लेकर झारखंड बीजेपी ने भी रणनीति बनाई है। इसे लेकर प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी मौजूद रहे। 42, 44। और बिहार में कांग्रेस को विधायकों में टूट का डर है। बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस ने 16 विधायकों को हैदराबाद भेजा है। 12 फरवरी को नीतीश का फ्लोर टेस्ट है। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट की संभावना है। इस बीच कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंच गए हैं और बाकी भी जल्द जा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जेडीयू के 9 विधायक आरजेडी और कांग्रेस के संपर्क में हैं।
कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इसीलिए नीतीश के बाद सरकार बनाने के बाद भी हम झारखंड में 5 को और नीतीश 12 फरवरी को बहुमत साबित कर रहे हैं। नीतीश टाइम ज्यादा ले रहे हैं, टाइम काट रहे हैं, क्योंकि उनके 9 विधायक हमारे संपर्क में हैं। फ्लोर टेस्ट में घमासान होना तय माना जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस ने अपने विधायक हैदराबाद भेजे हैं। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के कदम पर ताल ठोकी है। अरे भाई, उनके वोट की जरूरत कहाँ है? हमें 128 एमएलए हमारे पास है, तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई, कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, राजद का समर्थन नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। जनता के बल पर एनडीए की सरकार बनी है। और सीएम अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी आज देंगे नोटिस का जवाब। बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त को क्राइम ब्रांच ने इसी को लेकर जवाब मांगा। कल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। नोटिस पर केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं, सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतिंदर जैन, उनका क्या कसूर है? अरविंद केजरीवाल की तल्खी क्राइम ब्रांच की नोटिस के बाद सामने आया है। रविवार को क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी पर जो उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाए हैं, उसके सबूत पेश करें। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने आपके कई विधायकों को तोड़ने के लिए उन्हें 25 करोड़ रुपए का ऑफर किया है। उन्हें आज सबूत देने को कहा गया है। उन्हें लिखित या जिस भी तरीके से चाहे स्पष्टीकरण दे सकते हैं। इधर एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर नजर आए। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला, और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एलजी और सीएम के बीच लेटर वॉर जारी है। बड़ी खबर, दिल्ली के एलजी ने स्थिति को दयनीय बताया है, जबकि सीएम ने हेल्थ और फाइनेंस सेक्रेटरी को हटाने की मांग की। दिल्ली में एक बार फिर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। दिल्ली के एलजीपी के सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को दयनीय बताते हुए निराशा जताई है। एलजी की तरफ से लिखी गई चिट्ठी के जवाब में केजरीवाल ने भी जवाबी चिट्ठी भेजी है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मैंने स्वास्थ्य मंत्री से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन मैंने पहले ही आपको हेल्थ सेक्रेटरी हटाने के लिए कहा था, क्योंकि वो एक तो अक्षम है और साथ ही मंत्री के लिखित और मौखिक आदेश का भी पालन नहीं करते। एक चुनी हुई सरकार कैसे काम करेगी अगर वरिष्ठ नौकरशाह मंत्री के आदेश मानने से मना कर देंगे। इसी तरह पूर्व में वित्त सचिव आशीष वर्मा ने दवाइयों, लैब टेस्ट, डॉक्टर के वेतन, फरिश्ते योजना और दिल्ली आरोग्य कोर्स स्कीम का पैसा रोक दिया और पूरा हेल्थ सिस्टम पैरालाइज हो गया। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में उपराज्यपाल और सरकार आमने सामने है। एलजी और सरकार के बीच कभी जुबानी जंग तो कभी लेटर वॉर चलता रहता है। और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से स्टे न मिलने पर आम आदमी पार्टी ने पिटीशन लगाई है। मामले पर सियासी पारा भी हाई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली ट्रिपल बेंच सुनवाई करने जा रही है। इससे पहले अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। इससे पहले कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित गड़बड़ी के विरोध में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मेयर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पार्षद और पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हुए, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने चंडीगढ़ नगर निगम ऑफिस के बाहर अनशन शुरू कर दिया। पार्टी का एक पार्षद हर रोज अपने 5 समर्थकों के साथ नगर निगम दफ्तर के बाहर अनशन पर बैठेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब तक बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर को हटा नहीं दिया जाता, ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर मेयर का चुनाव लड़ा। दोनों दलों के पास कुल 20 वोट थे, लेकिन 16 वोटों के समर्थन वाली बीजेपी को जीत मिल गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। बीजेपी ने पहले ही अपने सभी सांसदों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 2024 के चुनावी मुद्दों के साथ विपक्ष का घेराव कर सकते हैं मोदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का शाम करीब 5 बजे जवाब देंगे। इस दौरान बीजेपी के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। इसे लेकर पार्टी ने सांसदों को आदेश जारी किया है, क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधिकतर सांसद नदारद थे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी अपने भाषण में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट करेंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियों को देश के सामने रखेंगे और आने वाले समय के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी बताएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में टूट के बाद विपक्ष की हताशा और घबराहट पर भी बात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी लोकसभा में अपने भाषण में विपक्ष पर तीखे वार भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, पंजाब की मान सरकार ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महज 11 सीटें देने की बात कहकर ये संकेत दिए कि कांग्रेस को वो बड़े भाई की भूमिका के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का संघर्ष जारी है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के पाला बदलकर विपक्ष की बखियां उधेड़ दी। और परीक्षा में नकल और पेपर लीक की घटना को रोकने को लेकर केंद्र सरकार एक बिल लाने जा रही है। सरकार आज द पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल 2024 पेश करेगी। पिछले कुछ महीनों में राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड समेत अलग अलग राज्यों में पेपर लीक जैसे कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा और युवाओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। ऐसे में द पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल 2024 बिल का मकसद सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है। बिल में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं। बिल के प्रावधान के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़, मेरिट लिस्ट के दस्तावेजों में हेराफेरी या किसी और की जगह परीक्षा देने जैसे अपराध को शामिल किया गया है। अगर जांच में कोई व्यक्ति पेपर लीक, नकल या किसी और की जगह परीक्षा देने में शामिल पाया जाता है तो इस बिल में 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। भविष्य में ये बिल राज्यों के लिए भी एक मॉडल ड्राफ्ट का काम करेगा। उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। बड़ी खबर आपको बता दें, कल धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दी और 6 फरवरी को विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी ड्राफ्ट को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ड्राफ्ट की कुछ अहम बातों पर गौर कीजिए। लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाई जाएगी ताकि वे ग्रेजुएट हो सके। विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्रामीण स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार होंगे। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत अलग अलग ग्राउंड हैं। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर अधिक है। बहु विवाह पर रोक लगेगी। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा। नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में पुनर्विवाह के बाद भी वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा। हलाला और इद्दत पर रोक होगी। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा, जिसका एक वैधानिक फॉर्मेट होगा। पति पत्नी के झगड़े की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जा सकती है। जनसंख्या नियंत्रण को अभी सम्मिलित नहीं किया गया है। नीतीश कुमार के बाद अब उद्धव ठाकरे का मन भी डोलने लगा है। अब तक लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहे उद्धव के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं। महाराष्ट्र के कांकड़ दौरे पर रहे उद्धव ठाकरे ने सिंधुदुर्ग के सावंतवाड़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला, लेकिन पीएम मोदी को लेकर उद्धव का तेवर नरम दिखे। भाजपा में आ जाओ, आपको पद मिलेगा, मोदी गारंटी है। मोदी जी 19 फरवरी को आ रहे हैं, देखेंगे। इस तरह का काम करेंगे तो ठीक है। मोदी जी, मुझे एक ही बात कहनी है कि हम आपके शत्रु नहीं थे, आज भी शत्रु नहीं। हम तो आपके साथ, शिवसेना आपके साथ थे। पिछली बार हमने युति का प्रचार किया था। हमारे विनायक राउत यहाँ से जीत कर गए थे, इसलिए आप वहाँ प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। बाद में आपने हमें दूर किया। आज हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं, भगवा ध्वज कायम है। लेकिन इस भगवे ध्वज में छेद मारने का काम बीजेपी कर रही है। इन्होंने देश का काम किया होता
तो आपको दूसरी पार्टियां फोड़ने की जरूरत नहीं थी। लोग आपको सिर पर उठाकर फिर से जीत दिलाते। हिंदुत्व सोडलेलं नाही, सोडू शकत नाही, भगवा झेंडा आमचा कायम आहे। उद्धव के इस बयान के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार की तरह ही महाराष्ट्र की सियासत में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, 21,000 भक्तों को रामलला के दर्शन बीजेपी कराएगी। आज रवाना होगा भक्तों का पहला जत्था, जहां पहले जत्थे में 1500 भक्त अयोध्या जा रहे हैं। सभी लोकसभा क्षेत्रों से 3000 भक्तों को बीजेपी ले जाएगी। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से भक्तों की भारी तादाद दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 25 लाख से ज्यादा भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं। दिल्ली बीजेपी ने भी 21,000 भक्तों को रामलला के दर्शन कराने का प्लान तैयार किया है। भक्तों का पहला जत्था आज अयोध्या रवाना हो रहा है। दिल्ली के सभी लोकसभा क्षेत्रों से भक्तों को अयोध्या दर्शन कराया जाएगा। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और हर क्षेत्र से 3000 भक्तों को अयोध्या ले जाकर रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। सभी भक्तों को ट्रेन से अयोध्या ले जाया जाएगा और दर्शन के बाद भक्त ट्रेन से ही वापस लौटेंगे। भक्तों का पहला जत्था आज चांदनी चौक से अयोध्या ले जाया जाएगा। पहले जत्थे में 1500 भक्तों को अयोध्या ले जाया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी कल 6 फरवरी को केशवपुरम से दूसरे समूह को अयोध्या ले जाएगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत भक्तों के अयोध्या दर्शन की योजना बनाई है। और आज की एक और बड़ी खबर, आज पेश होने जा रहा है यूपी का उत्तर प्रदेश का बजट। सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। लगभग 7,50,000 करोड़ रुपए का बजट ये पेश होगा, जो बताया जा रहा है धार्मिक, पर्यटन, उद्योग के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान बजट के तहत। और मैं समझता हूं आज उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री 2024-25 के लिए यूपी का बजट पेश करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। बजट में यूपी के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। बजट के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 8 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय व्यय पर चर्चा के लिए समय तय किया गया है। 10 और 12 फरवरी को आय व्यय पर चर्चा के साथ अनुदान की मांगों पर विचार होगा। इसके बाद बजट प्रस्ताव पर मतदान होगा। 12 फरवरी को दोपहर 3 बजे विनियोग विधेयक 2024 को सदन में पुनः स्थापन कर पारित किया जाएगा। इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट 6,90,000 करोड़ रुपए था, जो इस साल 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा रहने की उम्मीद है। यूपी सरकार के इस बजट में सोलर, धार्मिक, पर्यटन, कृषि, उद्योग और MSME पर फोकस रहने की संभावना है। इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल बजट दस्तावेज को अंतिम रूप दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में ये बजट प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा। सारे लोग उस पर रुचि लेंगे। और बजट से पहले यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 2024-25 के लिए यूपी का बजट आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण और गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए समर्पित है। यूपी के इस बजट में ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे कि सभी नागरिक प्रदेश के समग्र विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर बिना किसी भेदभाव के आपसी भाईचारे के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। कि हर स्तर पर कल्याण हो और जन भावनाओं के अनुरूप ही बजट बनाया जाए। इसके अनुरूप ही उन्होंने खास तौर से इस बात पर जोर दिया है कि हमारे प्रायोरिटी सेक्टर महिला, युवा, किसान और ख़ास तौर से गरीबों के प्रति समर्पित रहा है। पहले भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। और एक और बड़ी खबर, यूपी के मदरसों में रामायण पढ़ाने की मांग की जा रही है। यूपी के वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने ये मांग की है। मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी ली जाएगी इस मामले में सलाह। ये भी कहना है उनका, राम हमारे लिए आस्था और सभ्यता है, ये भी कहना है धर्मपाल सिंह का। ये रामायण महाकाव्य है
इसमें 4 बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 राजनीतिक और नंबर 4 धार्मिक। धर्म क्या है? धर्म है जैसे राम है, जो लोग राम को राजनीति से जोड़ने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी तरीके से भारत की सभ्यता को विलुप्त करना चाहते थे। जैसे राम एक मर्यादा है, राम एक आस्था, एक सभ्यता है। राम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राम है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये राम है। क्या पुण्य है या पाप है, इन सब के बीच में अंतर करके अच्छाई की ओर ले जाने का काम ये राम कल्चर का है। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, जहां भगवान राम को लेकर फिर विवादित बयान दिया गया। भगवान राम में विज्ञान जैसी ताकत नहीं। रामलला के दर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मौर्य ने कहा कि भगवान राम में विज्ञान जैसी ताकत नहीं। मौर्य ने कहा कि रामभद्राचार्य जी राम मंदिर न जाकर अस्पताल गए। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है, तो रामभद्राचार्य जी विज्ञान के अंदर न जाकर वो राम के यहाँ चले गए होते। रामभद्राचार्य जी को राम मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि वो जीवन मौत से जूझ रहे हैं। वहाँ जाते तो उनको इलाज हो जाता, भगवान राम की उन पर कृपा हो जाती, लेकिन वहाँ न जाकर के वो अस्पताल पहुँच गए। इसका मतलब विज्ञान सच है और वैज्ञानिक ताकत, विज्ञान की ताकत में उनको भी जाना पड़ा। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है, तो विज्ञान के अंदर न जाकर के वो राम के यहाँ चले गए होते। इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए रामभद्राचार्य जी से। और एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी के कानपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित कार नाले में गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। सभी लोग इटावा से तिलक समारोह से लौट रहे थे और तभी ये जबरदस्त हादसा हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में यह हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई, अनियंत्रित हो गई और नाले में जाकर गिर गई। 6 लोगों की मौत हो गई है इस बड़े हादसे में। 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। क्रेन बुलाई गई है और इसमें जो रेस्क्यू चल रहा है, वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक पूरा परिवार इटावा से तिलक समारोह से लौट रहा था और इसी दरमियान कानपुर में ये बड़ा हादसा हो गया। अब हिमाचल के किन्नौर में भीषण सड़क हादसे को लेकर खबर है, जहां कार अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जबकि 2 लापता बताए जा रहे हैं। किन्नौर में पांगी नाला के पास ये हादसा हुआ। तो देखिए किस तरीके से यहां हिमाचल के किन्नौर से भी खबर आई है दर्दनाक हादसे की। किन्नौर में पांगी नाले के पास ये हादसा हुआ है और इस हादसे में एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है, जबकि 2 लापता हैं। यहां कार अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित कार नदी में जा गिरी। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हो रही है। मौसम लगातार बदल रहा है। भारी बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। बर्फबारी के बाद कश्मीर में जन्नत सा नजारा देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के पसंदीदा पर्यटन स्थल बर्फबारी से गुलजार है। जम्मू समेत देश भर से सैलानी यहां बर्फबारी के नजारों का लुत्फ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां बर्फबारी के बीच सैलानी को मस्ती करते देखा जा सकता है। बर्फबारी देख यहां पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल उठे। कश्मीर के मैदानी इलाकों में मध्यम बर्फबारी हो रही है, जबकि घाटी के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। लद्दाख के कारगिल और जोजिला में भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद जोजिला पास NH-44 बंद हो गया है, जिससे लंबा जाम लग गया। बर्फबारी के बाद सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। सबने मिलकर ये कोशिश की है कि जितनी हमारी मेन सड़कें हैं, और मेन सड़कें जब मैं बोल रहा हूँ केवल मेन रोड नहीं, इनर लिंक्स भी, उनको बाइफरकेट करके हमने सुबह से क्लियर करवाया है। अर्ली मॉर्निंग आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की रोड्स, आपकी मेन सब डिविजनल रोड्स, मेन तहसील रोड्स, वो सारी क्लियर की गई हैं। अब इनर लिंक्स पे भी काम जो है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% कंप्लीट हो गया है।
पाकिस्तान में इस्लामी कानून लागू करने को चुनावी एजेंडे में शामिल किया गया है। तहरीक-ए-लब्बैक ने इसका ऐलान किया। ये रिपोर्ट देखिए। अगले सप्ताह होने वाले आम चुनाव से पहले कराची में इस्लामिक कानून लागू करने को लेकर हवा दी जा रही है। लोगों की भावनाएं भड़काकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में जुटी इस रैली से यही आवाज आ रही है। कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने कराची में रैली की। इसमें हजारों लोग जमा हुए। रैली में पार्टी के झंडे लेकर पहुंचे समर्थकों ने जमकर धार्मिक नारे लगाए। टीएलपी नेता गुलाम यासीन कादरी ने कहा कि पाकिस्तान में इस्लामिक कानून लागू करना पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल है। कादरी ने लोगों को बरगलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। देश की अर्थव्यवस्था की क्या दशा है पाकिस्तान का हर शख्स जानता है, लेकिन कादरी ने कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी जड़ों की ओर लौट जाए और इस्लामिक कानून लागू हो जाए तो देश उन संकटों से बाहर आ सकता है जिनका वो सामना कर रहा है। गौरतलब है कि टीएलपी को 2018 चुनावों में 20 लाख से अधिक वोट मिले थे। पार्टी का इतिहास रहा है कि वो सरकार पर अपनी मांगे मनवाने के लिए हिंसक विरोध प्रदर्शन करती रही है। और पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। हमले में 10 पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ गुलाम अब्बास इस वक्त हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। गुलाम, क्या खबर है इस आतंकी हमले के बारे में? 10 बताया जा रहा है 10 पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। जी बिल्कुल, ये डेरा इस्माइल खान में अटैक हुआ है जहां पे दहशतगर्द जो है उन्होंने पहले स्नाइपर गन से फायर किया और उसके बाद वो थाने में घुसकर उन्होंने फायर ओपन खोल दिया, जिसके नतीजे में 10 पुलिस एहलकारों की मौत हो चुकी है और 6 लोग घायल हैं। 2 घंटे तक यहाँ पे जो फायरिंग है वो चलती रही है। अब फायरिंग रुक चुकी है और जो हमारे तक रिपोर्ट पहुंची है, जो ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया, उसके मुताबिक 10 पुलिस एहलकारों की इस वाकये में मौत हुई है, जबकि 6 जख्मी जो है वो घायल जो पुलिस कर्मी है उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। जब से इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे वैसे पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है और दहशतगर्दों की तरफ से हमले भी तेज किया कर दिए गए हैं, यही देखने में मिल रहा है। और आज का ये डेरा इस्माइल खान का KPK जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है पाकिस्तान का, उसका एक अहम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये अटैक होना ये जो है जिसमें 10 पुलिस एहलकारों की जान चली गई और 6 लोग जो है वो घायल हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलाम अब्बास, ये जानकारी देने के लिए। डेरा इस्माइल में आतंकी हमला हुआ है और 10 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बड़ा हादसा, जहां रामबन के बनिहाल में भीषण आग लग गई है। सब्जी मंडी की ज्यादातर दुकानें इसकी चपेट में आ गई हैं। लकड़ी के शेड में दुकान चलाते थे विक्रेता। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस इलाके का ये बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया है। रामबन की ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां लकड़ी के शेड में दुकानें थी। ये सभी दुकानें सब्जी मंडी में, ये ज्यादातर दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। हालांकि रामबन के बनिहाल में इस बेकाबू आग पर काबू पाना बड़ी प्राथमिकता थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये आग विकराल रूप ले रही थी, ज्यादातर दुकानें इसकी चपेट में आ गई।